हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। ये हमारे चैनल की पहली क्लास है जिसमें हमने इंडियन पॉलिटी की घटना चक्र बुक को कवर किया है। ये क्लास यूपी पीसीएस एवं अदर स्टेट पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं पहले चैप्टर को, जो कि है भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए पारित अधिनियम, जो कि ब्रिटिश संसद ने पारित किए थे। 1773 से लेकर के 1853 तक इन अधिनियम के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद 1853 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश ताज के शासन के अधीन पारित किए गए अधिनियम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज ये हमारी पहली क्लास है, तो इसमें हम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए जो अधिनियम पारित किए गए हैं उनको पढ़ेंगे, और अगली क्लास में हम ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो अधिनियम पारित किए गए थे उसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला अधिनियम है वो है रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 में आता है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल हैं वो हैं वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और इस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया जाता है, जिस परिषद का जो कार्यकाल होता है वो 5 ईयर होता है। काउंसिल के जो मुख्य सदस्य होते हैं, इन 4 सदस्यों में फ्रांसिस होते हैं, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल। हालांकि ये पूछा नहीं गया है, सिर्फ एक ही सदस्य के बारे में पूछा गया, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, इसी एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश का नाम होता है एलिजा इम्पे। इसके बारे में भी पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम के तहत ही कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और भारतीयों से उपहार लेने को भी प्रतिबंधित किया गया। किस अधिनियम के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो एक्ट है वो है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आता है? तो 1784 में आता है। ठीक है, इस एक्ट के तहत ही कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। ठीक है, कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण के लिए निदेशक मंडल को अनुमति दी जाती है, और कंपनी के राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया जाता है, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया जाता है। इसी एक्ट के तहत किया जाता है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। आगे चलते हैं। अगला अधिनियम है 1786 का अधिनियम। सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष के बाद ही अधिनियम आ जाता है, और ये अधिनियम एक व्यक्ति हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनको कुछ स्पेशल पावर्स देने के लिए लाया गया था। इसके यही मुख्य बिंदु हैं। पहला तो ये कि इसने गवर्नर जनरल को इस अधिनियम ने विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त और लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया, और दूसरी स्पेशल पावर है, इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दे दी, और ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम किसको दिए गए? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिए गए। आगे चलते हैं। अगला जो चार्टर है वो है 1793 का। इसमें कुछ भी जरूरी नहीं है जानना, बस इतना जान लीजिए कि इसने कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, यानी जो अगला चार्टर आएगा वो 20 वर्ष बाद ही आएगा। अगला चार्टर फिर आता है, कब आता है? 1813 में आता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। इसमें जो बिंदु हैं बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इसके जो पॉइंट हैं। पहली बात तो इसने पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया, और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। अभी तक क्या था कि इंग्लैंड से जो कंपनी आई थी व्यापार करने, वो अकेली आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ही अकेली व्यापार संभालती थी भारत से। ठीक है, अब क्या किया गया कि अन्य कंपनियों को भी, जो इंग्लैंड की अन्य कंपनियां हैं, उनको भी अवसर दिया गया भारत में व्यापार करने का। तो कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त किया गया। सिर्फ 2 चीजों को लेकर के कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार अभी भी बना रहा। एक तो चीन के साथ जो उसका व्यापार था उस पर एकाधिकार था, दूसरी बात चाय के व्यापार को लेकर भी जो उसका एकाधिकार रहा वो बना रहा। अगला जो चार्टर है
वो है 1833 का चार्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने क्या किया? पहली बात तो बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। संपूर्ण भारत का मतलब संपूर्ण ब्रिटिश भारत से है, ठीक है। और इसी अधिनियम की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वर्ण और वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के अयोग्य नहीं समझा जाएगा। यानी कि इतने आधारों पर तो नहीं समझा जाएगा, अन्य आधारों पर समझा जा सकता है। इस अधिनियम ने देश की शासन प्रणाली को केंद्रीकृत करने का प्रयास किया। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया, तो इसका आंसर होगा 1833 का चार्टर, ठीक है। आगे चलते हैं। ये भी सवाल पूछा गया है कि भारत के जो पहले गवर्नर जनरल हैं वो कौन थे, तो वो हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। इसके पहले हमने पढ़ा 1813 में कंपनी के व्यापारिक कार्य समाप्त किए गए, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया था, ठीक है। लेकिन 1833 में क्या किया गया कि समस्त व्यापारिक कार्य ही इसके समाप्त कर दिए गए और भविष्य में केवल और केवल कंपनी को राजनीतिक कार्य ही करने थे। दूसरी बात, गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को शामिल किया गया, उसकी नियुक्ति की गई, जिनका नाम है लॉर्ड मैकाले। अगला पॉइंट है, सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। क्यों? क्योंकि पूरे भारत का एक ही गवर्नर जनरल अब हो गया, तो उसी की जो परिषद थी वो पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून भी बनाएगी, ठीक है। अगला है, नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड को अपना करके भेदभाव को समाप्त किया गया। किस अधिनियम के तहत? तो 1833 के चार्टर के तहत। अगला जो अधिनियम है वो है 1853 का चार्टर। ये अंतिम चार्टर है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। पहली बात है कि विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। किसके तहत? 1853 के चार्टर के तहत। और विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई। इसी विधायी परिषद को बाद में केंद्रीय विधान परिषद या भारतीय विधान परिषद कहा गया। और सिविल सेवकों की भर्ती हेतु, चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया गया। किसके तहत? 1853 के चार्टर के तहत। तो ये क्लास इतनी ही थी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।